हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म। प्रीवियस सेशन में हमने काफी डिटेल में कवर किया था बुद्धिज्म। अगर इनकेस आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 600 BC के आसपास जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों ही रिलीजन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और 600 BC में हमारा प्यारा भारत 16 महाजनपदास में डिवाइड हो गया था। महाजनपदास बोले तो स्टेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करता था मगध। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ करता था ये हम नेक्स्ट सेशन में काफ़ी डिटेल में समझेंगे इंस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट बता देता हूँ। देखिए 600 BC के आसपास जो हमारा प्यारा भारत है, मेन इकोनॉमिकल सोर्स हुआ करता था एग्रीकल्चर। और मगध रीजन आपको देखने को मिलेगा गंगेटिक प्लेन पर। तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से गंगेटिक प्लेन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड पॉइंट है, मगध रीजन आयरन रिच स्टेट था और इसी वजह से मगध काफ़ी ज़्यादा रिच स्टेट माना जाता था। वैसे हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, 600 BC के आसपास जैनिज्म और बुद्धिज़्म क्यों पॉपुलर हुए ये हमने प्रीवियस सेशन में समझा था। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तभी आप इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि जो जैनिज्म रिलीजन है ये उतना ही ओल्ड है जितना हमारा वैदिक रिलीजन है। आप वैदिक रिलीजन भी कह सकते हो, सनातन धर्म भी कह सकते हो, या फिर हिंदू धर्म भी कह सकते हो, बात एक ही है। देखिए 1500 BC के आसपास जब इंडियन सोसाइटी में वैदिक एज स्टार्ट होता है 1500 BC से लेकर 600 BC के आसपास, तो यहाँ पर बेसिकली इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे हमने प्रीवियस सेशन में करा था। अब ये जो 500 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक ही वेद लिखा गया था और यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में जो वर्ण सिस्टम है वो एज अ क्लास सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। और मेन इकोनॉमिकल सोर्स था 500 सालों में काऊ। जिसके पास ज़्यादा काऊ वो सबसे ज़्यादा रिच माना जाता था और काऊ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वही यहाँ पर सेल करे जाते थे। अब वन सिस्टम एज अ क्लास सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करा जाता था। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जैसा काम करेगा उसको उसी क्लास में रखा जाएगा। अगर कोई रिलीजियस इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहा है तो वो ब्राह्मण, कोई टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है या फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो क्षत्रिय, अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है तो वो वैश्य, अगर कोई श्रमिक वर्क कर रहा है तो वो शूद्र। तो एक पर्सन में भी बेसिकली ये सभी की सभी क्लास हो सकती हैं। जैसे आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखो उस समय एज अ रिलीजियस ही टेक्स्ट बुक हुआ करती थी। आज की डेट में तो हमें बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप क्या हुए, ब्राह्मण भी हुए। अगर आप अपनी फैमिली को, कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप क्षेत्रीय भी कंसिडर करे जाओगे। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और आप गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करोगे और किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप एज अ वैश्या भी कंसिडर होगे। और अगर आप कोई घर में श्रमिक वर्क कर रहे हो या ऐसा कोई श्रमिक वर्क कर रहे हो तो आप शूद्र भी कंसिडर करे जाओगे। तो ये जो 500 साल का टेन्योर है, यहाँ पर वन सिस्टम को एज अ क्लास सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करा जाता था और इसको रिलेट करा जाता था ब्रह्मा जी के साथ। अब ब्रह्मा जी के साथ रिलेट कैसे करा जाता था, जैसे मस्तिष्क से उत्पन्न हुए ब्राह्मण, आम से उत्पन्न हुए क्षेत्रीय, थाई से उत्पन्न हुए वैश्यास एंड फुट से उत्पन्न हुए शूद्र। तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे ही 1000 BC के बाद जो इंडियन सोसाइटी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक तो एग्रियन इकनॉमी हमें देखने को मिलती है, मतलब एग्रीकल्चर मेन सोर्स हो जाता है। साथ साथ आयरन एज भी हम कंसिडर करते हैं 1000 BC से लेकर 600 BC के इन बिटवीन। और यहाँ पर जो वन सिस्टम है ये हेरिडिटरी हो जाता है। मतलब ऐसे समझो, ब्राह्मण्स का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, और वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। तो यहाँ ब्राह्मण्स का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। और 1000 BC से लेकर 600 BC के इन बिटवीन 3 वेदास का कंपाइलेशन करा गया था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में तो हमें म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। यजुर्वेद में सभी के सभी रिचुअल से रिलेटेड हमें नॉलेज मिलती है कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करे जाते हैं। एंड अथर्ववेद में हमें वाइट स्पेल्स एंड मैजिक से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। तो ये जो 400 साल का टाइम पीरियड था, यहाँ पर जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था, और ब्राह्मण्स और जो शूद्र हैं इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं थी, सेम डाइनिंग अलाउड नहीं था, मतलब एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं। इवन क्षेत्रियास, वैश्यास, ये भी एक टाइम में परेशान हो गए थे ब्राह्मण्स के डोमिनेंस से। वो कैसे, देखो 1000 BC से लेकर 600 BC के इन बिटवीन जब रिचुअल परफॉर्मेंस करी जाती थी तो उस समय काऊ का भी कई जगह सेक्रीफाइस करा जाता था। हालांकि ऋग्वैदिक काल में जो काऊ है उसको एज अ गोडेस का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर जब काऊ का सेक्रीफाइस करा जाता था और मेन एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का सोर्स होता था, तो यहाँ क्षेत्रियास कई बात पर ब्राह्मण से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, मतलब यहाँ ब्राह्मण्स को सही नहीं समझते थे। और वैश्यास
बेसिकली ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, और यहाँ पर अगर काऊ की ही बलि दी जाएगी तो ऑब्वियसली वैश्यास भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण से किनारा करेंगे। तो ये रीज़न था कि 600 BC के आसपास आते आते जो हमारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलीजन है ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर डिवीज़न नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, यहाँ पर सभी को बेसिकली एक तरह से ही देखा जाता था। तो समझ में आ गया, वैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। बट चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जैनिज़्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैनिज़्म उतना ही ओल्ड है जितना हमारा वैदिक रिलीजन है। वैदिक रिलीजन को आप सनातन धर्म भी कह सकते हो, हिंदू धर्म भी कह सकते हो। और जैनिज़्म में 24 तीर्थंकारास हुए। तीर्थंकारास को हम गुरु कहते हैं। और तीर्थंकारास ने और जैनिज़्म में मतलब बेसिकली जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था और अडॉप्ट करी गई थी प्राकृत लैंग्वेज, जो उस समय वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी। जैसे आज की डेट में हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो हिंदी ही मेन लोकल लैंग्वेज है, तो उस समय प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती थी। और इसी में ही सभी सरमन्स, डॉक्ट्रिन्स को बेसिकली प्रीच करा गया था। और प्राकृत लैंग्वेज का मेन अडॉप्शन का रीज़न ये था कि सभी के सभी लोग समझ पाएँ कि एग्जैक्टली धर्म क्या है, और सभी के सभी लोगों को समझ में आएगा, तभी तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और 2 तीर्थंकारास हुए जिनका हम मेंशन देखते हैं ऋग्वेदा में, ऋषभनाथ एंड अरिस्नामी। ये इसको बेसिकली आप नेमिनाथ भी कह सकते हो, या फिर नेमी भी कह सकते हो, या फिर अरिष्ठा नेमी भी कह सकते हो, बात एक ही है। ये 23rd तीर्थंकारा है और ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकारा है। तो जैनिज्म रिलीजन को लेकर आए थे ऋषभनाथ। अब देखिए विष्णु पुराण और भगवत पुराण में भी हमें ऋषभनाथ का ऐसा जिक्र देखने को मिलता है, मतलब इनको विष्णु भगवान का अवतार ही कंसीडर करा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सभी के सभी तीर्थंकारास। अब आपको सभी के सभी तीर्थंकारास याद नहीं करने, एक बार आप इनको रीड आउट कर सकते हो। फर्स्ट 3 आपको पता होना चाहिए। इनको सिम्बलाइज किस फॉर्म में करा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऋषभनाथ को एज अ बुल सिम्बलाइज करा जाता है, अजीत नाथ को एज अ एलिफेंट, एंड संभवनाथ को एज अ हॉर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अयोध्या में कौन से तीर्थंकारा का जन्म हुआ था, तो ऋषभनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रायोरिटी आपको ऋषभनाथ को देनी है। अगर ऋषभनाथ तीर्थंकारा वहाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगे ऑप्शन में, तो आप अभिनंदन भी ठीक कर सकते हैं, ये भी ठीक है। दोनों का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टेट पीसीएस में, और भी बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। और फर्स्ट 3 आपको बताना चाहिए, और लास्ट के 2 पारसनाथ को सिम्बलाइज करा गया स्नेक से। अच्छा, यहाँ 22 है, मैंने शायद 23 लिख दिया, 22 है ये, अरिस्थानेमी। और महावीरा, महावीरा के समय में जो जैनिज्म रिलीजन है काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और इनको सिम्बलाइज करा जाता है एज अ लॉयन से। तो सबसे पहले हम 23rd तीर्थंकारा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थंकारा पारसनाथ थे, और उसके बाद सबसे इनसे भी इम्पोर्टेंट थे महावीरा। अब देखिए पारसनाथ का जन्म हुआ था वाराणसी में, एक किंग के सन थे ये, और किंग का नाम क्या है, अश्वासेना, और इनकी मदर का नाम है वमा, और इनको ग्रेट टीचर कहा जाता है जैनिज्म में। और इन्होंने 30 साल की उम्र में थ्रोन हासिल करने से मना कर दिया था। जब इनको एज अ राजा बनाया जा रहा था तो इन्होंने मना कर दिया था, और उसके 84 दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और लगभग ये 100 साल इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किए, और महावीरा से 250 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। और ये मानते थे एटर्निटी ऑफ मैटर, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। चतुर्थी मेन इनका टीचिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते थे, जैसे अहिंसा, नॉन इंजरी। और ये मानते थे कि जो ऋग वैदिक काल है, जहाँ पर बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे ऋषभनाथ जी का टाइम पीरियड था, वो बिल्कुल सही टाइम पीरियड है। वहाँ पर ऐसा आयरन नहीं था, और लोग एक दूसरे को मारते नहीं थे, मतलब एक दूसरे की जान नहीं लेते थे। तो अहिंसा को फॉलो करते थे ये। सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। असत्य मतलब छल कपट और झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और अपारिग्रह सॉरी, ये बेसिकली क्या है, पोजीशन, मतलब हमें कहीं पर भी मालिकाना हक नहीं रखना चाहिए। जैसे हम छल कपट से मालिकाना हक कंसीडर करते हैं, तो वो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। लेटर ऑन महावीरा ने इसमें एक एड ऑन करा ब्रह्मचार्य। हालांकि महावीरा खुद शादीशुदा थे। बाद में शादी के बाद मतलब 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। जैसे हम गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं ना कि 29 की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ऐसी महावीरा जी ने अपना घर छोड़ा था 30 की एज में। अभी हम डिस्कस करेंगे। और लेटर ऑन 13 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके बाद इन्होंने ऐड किया था ब्रह्मचार्य को। जो भी जैनिज्म को फॉलो करना चाहता है उसको ब्रह्मचारी तो फॉलो करना ही होगा। उसके बाद है महावीरा। अब देखिए महावीरा के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, डेट्स वाई इनको हम रियल फाउंडर कहते हैं जैनिज्म का।
और इनका ओरिजिनल नेम था वर्धमाना, लेकिन जो जैनिज़्म से रिलेटेड लोग हैं, जो जैनिज़्म को फॉलो करते थे, वो इनको महावीरा ही कंसिडर करते हैं। और महावीरा का मतलब होता है ग्रेट हीरो, और जैनिज़्म का मतलब होता है जीतने वाला। और इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, कुंडम ग्राम बासुकुंडा भी इसको कहा जाता है। वैशाली के पास एक छोटा सा गांव है और बिहार में आपको देखने को मिलेगा। इनके फादर का नाम था सिद्धार्था, और सिद्धार्था कहाँ के किंग थे इनका आपने यहाँ पर याद रखना है, चीफ ऑफ द क्लैन ऑफ जिनात्रिकास। और ये एसोसिएट करते हैं हम लिच्छवी, जो लिच्छवी कुल था उससे। और लिच्छवी कुल कहाँ पर बेसिकली रूल करता था, वैशाली में। इनकी मदर का नाम था त्रिशला, और ये भी सिस्टर थी चेतका, यहाँ पर आपने चेतका लिख लेना। लिच्छवी जो चीफ थे उनकी सिस्टर थी त्रिशला। और इनकी शादी होती है यशोदा से, और इनकी एक डॉटर थी प्रियदर्शनी, और इनके सन इन लॉ का नाम है जमाली, जो इनके फर्स्ट डिसिपल थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं, और जैसे ही अपने घर को छोड़ते हैं उसके बाद ये बेसिकली एशियाटिक ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और एशियाटिक ग्रुप बेसिकली ये किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था, और इसका नाम है निर्ग्रंथास। ये स्टार्ट करा गया था पारसनाथ के द्वारा, और डेट्स वाई इनको हम निर्ग्रंथा ज्ञानपुत्रा भी कंसिडर करते हैं। महावीरा का ये अनदर नेम है। और लगभग 12 साल तक ये इसी एशियाटिक ग्रुप को ही प्रैक्टिस करते हैं। और ये यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि ये हर दिन अपनी लोकेशन चेंज करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह ठहर कर इन्होंने प्रैक्टिस करी है, ये हर दिन अपनी लोकेशन चेंज करते थे। और महावीरा के जो फर्स्ट डिसिबल थे उनका नाम है जमाली, और फुल एनलाइटमेंट हुए थे ये 13 साल जब इनको हो गए थे वेंडिंग करते हुए, मतलब इधर उधर घूमते हुए। और 10th ऑफ विशाखा, तो विशाखा पूर्णिमा की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बुद्धिज़्म में भी बताई है। उसके बाद जम्बी ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजू पालिका, इसको जम्बिया भी कहा जाता है, बिहार के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा। और इसको जमुही भी कहा जाता है, जमुही, और जम्बिया भी कहा जाता है इस रीज़न को। और अंडर अ साल ट्री, जैसे हम बोधि ट्री कंसिडर करते हैं ना बुद्धिज़्म में, तो आपने यहाँ पर साल ट्री याद रखना है। उसके बाद इन्होंने प्रोपगेट कैसे किया, देखो मेन इनका जो सेंटर था वो गंगेटिक किंगडम ही था, बिहार वाला रीजन आप कंसिडर कर सकते हो। इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था पावा में, और इन्होंने मेनली प्रेज किया कोसला, मिथिला, मगध, चंपा। एंड 8 महीने ये बेसिकली प्रीच करते थे, जो हमारा नॉर्थन वाला रीजन है। और 4 महीने जब रेनी सीजन होते थे तो ये ईस्ट में चले जाते थे। और इन्होंने बिम्बिसार और अजातशत्रु के कोर्ट में भी विजिट किया है। अब जैनिज़्म बेसिकली अपने आप को, जो जैनिज़्म के तीर्थंकारक हैं वो अपने आप को कंसिडर करते थे कि हम गॉड से भी ऊपर हैं, मतलब जो जीना है वो बेसिकली गॉड से भी ऊपर है। वैसे जो जैनिज़्म है उसमें गॉड को नहीं कंसिडर करा गया। हालांकि जो बुद्धिज़्म है इसमें गॉड की एग्जिस्टेंस और गॉड की एग्जिस्टेंस ना होना, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। जब भी गौतम बुद्धा से क्वेश्चन पूछा गया था तो गौतम बुद्धा मेडिटेशन में चले जाते थे, और जैनिज़्म में इसको कंसिडर करा गया कि गॉड की एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, जो तीर्थंकारक हैं वही बेसिकली गॉड हैं। और एक मखाली गोसला थे, ये काफ़ी क्लोज थे महावीरा के, और इन दोनों ने मिलकर काफ़ी जगह प्रोपगेट किए। लेटर ऑन डिफरेंसेस आ गए थे। फिर गोसला ने स्टार्ट किया था आजीविका सेक्ट। ये आजीविका सेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको फॉलो करा था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे ही महावीरा की डेथ हुई थी, और महावीरा की डेथ कैसे हुई थी, सेल्फ स्टारवेशन, जैसे आत्मा में परमात्मा का मिलन, मतलब मेडिटेशन में बैठ गए थे, और उसके बाद धीरे 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 इनकी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई थी। और बेसिकली आत्मा में बिलीव करते थे, और एग्जिस्टेंस भी मानते थे कि जो आत्मा है उसकी एग्जिस्टेंस होती है। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी, एट पावर नियर द मगध कैपिटल राजगीरा। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जो महावीरा है, उसके बाद जो जैनिज़्म में कहा गया कि बेसिकली जो रिलीजियस इंफॉर्मेशन है या रिलीजन है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। मतलब इसके बाद रिलीजन की कोई ऐसा परिभाषा नहीं है। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी, यहाँ पर जो इंसान है वो बहुत छोटा हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी, एज लाइफ मात्र 20 साल के आसपास रह जाएगी। और धीरे धीरे हम जहाँ से आए थे, और आपको बताइए स्टोन एज में हम बेसिकली केव्स में रहते थे, हम लोगों को कोई भी ऐसा कल्चर वैल्यू नहीं पता थी, हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमें अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। जो भी कुछ मिलता था वही खा लेते थे, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई पशु पक्षी हो। और उसी टाइम में हम वापस आएंगे, और इवन हम ये भी भूल जाएंगे कि आग को किस तरह से यूज़ करा जाता है। तो ये बेसिकली हम सिखिज़्म में भी देखते हैं, हालांकि वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा।
और हिंदू रिलीजन में भी हम कंसिडर करते हैं कि कलयुग में कल की अवतार आएगा, सॉरी कल की अवतार आएगा, तो उस समय भी बेसिकली जो कल्चर वैल्यू है वो हम टोटली भूल चुके होंगे। तो सेम सा कंसेप्ट यहाँ पर आप मान सकते हैं। उसके बाद डॉक्ट्रिन क्या है जैनिज्म की, तो यहाँ पर 3 रत्ना है, सम्यक दर्शना, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। और ये बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें अगर जैनिज्म को फॉलो करना है तो हमारा फेथ बिल्कुल राइट होना चाहिए। हम बेसिकली क्या यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, तो हमारी जो डिलीवर करने का वे है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, और नॉलेज हमें प्रॉपर होनी चाहिए। और सोर्स क्या है नॉलेज का, अगर आप जैनिज्म को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ एविडेंस है जिसको प्रत्यक्ष कहा गया है, अनुमान मतलब कुछ गैस की हुई चीज़ें हैं, क्योंकि अभी के लिए जो लिटरेचर वर्क है जो पहले लिखा गया था वो तो ऑलमोस्ट लॉस्ट है। एंड वर्ड्स ऑफ तीर्थनकारा, मतलब जो सरमन्स दिए गए हैं तीर्थनकारास के, और तीर्थनकारास को लेकर जो बायोग्राफीज लिखी गई हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं। और नेचर की जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में ऐसा कुछ भी हमें नहीं बताया गया है, मतलब नेचर किस तरह से डेवलप हुई थी। जैसे हम हिंदू रिलीजन में देखते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांड की, तो यहाँ पर कुछ भी वर्ड नहीं बोले गए हैं, नो एब्सोल्यूट आंसर टू द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड सोल्स आर एवरीवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आत्मा की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया, इवन इन द नॉन लिविंग, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी आत्मा होती है। एंड मोनेस्टिक लाइफ यहाँ पर कंसिडर करी गई है कि बेसिकली जो आप पोजेशन मतलब जो पोजेसिवनेस है उसको आप अमेंडन ऑल पोजेसिवनेस एंड एसेंशियल फॉर सेलिब्रेशन। अगर आप जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन करवाना होगा। एंड वेदास की जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट करा गया। हालांकि यहाँ पर कई बुक्स में जो ऋग्वेदिक काल है उसको सही माना गया, लेकिन लेटर ऑन जो 3 वेदास लिखे गए थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट किया गया है। कर्मा में बिलीव करते थे, इवन बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा भी कर्मा में बिलीव करते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जिस तरह का आप काम करोगे, जिस तरह का आप बेसिकली किसी के साथ भी डील करोगे उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड गॉड में बिलीव नहीं करते थे। और मैंने आपको बताया बुद्धिज़्म में गौतम बुद्धा ने ना तो गॉड को एज अ मानने से मना करा है और ना ही ये माना है कि गॉड की एग्जिस्टेंस है, लेकिन जैनिज्म में जो जिन्ना है मतलब तीर्थनकारास हैं उन्हीं को ही गॉड कंसिडर करा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, असत्य एंड अपारिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, इसको पंच महाव्रता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद स्किज्म ऑफ जैनिज्म हमें देखने को मिला था। देखो जैनिज्म में डिवीज़न कब हुआ था, लगभग 300 BC के आसपास, जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे मगध रीजन में। तो उस समय बहुत ही ज़बरदस्त फेमाइन आया था, और उस फेमाइन के बाद जो जैनिज्म है वो स्प्लिट हो गया था। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी फेमाइन आने के बाद जैनिज्म को अपनाया, और इन्होंने श्रवा बेलागोला में जाकर सेलिब्रेशन किया। और यहाँ पर किस मॉन्क के कहने पे इन्होंने जैनिज्म अपनाया था, बद्रा बाहू के कहने पे। अब देखिए जैनिज्म जैसी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। और जो दिगंबर हैं ये बेसिकली चले गए थे साउथ की ओर, मतलब जैसे नॉर्थ में फेमाइन आया तो ये साउथ की ओर चले गए, और जो श्वेतांबर हैं वो बेसिकली नॉर्थ में ही रहे। और जो दिगंबर हैं वो मानते हैं कि भगवान और हमारे बीच में पर्दे का काम करता है बादल, मतलब इन्होंने कोई भी वस्त्र पहनने से मना कर दिया, ये नेक्ड ऐसा रहते हैं। और श्वेतांबर जो हैं वो वाइट वस्त्र धारण करते हैं। अब दिगंबर को हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको प्रोपाउंड किया गया था बद्रा बाहू के कहने पे, और बद्रा बाहू के कहने पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया था। और बद्रा बाहू ने कल्पसूत्रा लिखी थी, और इसमें 24 तीर्थनकारास की हमें डिटेल मिलती है, मतलब बायोग्राफी है 24 तीर्थनकारास की। एंड अकॉर्डिंग टू जैन कैनन बद्रा बाहू स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ इंडिया। श्वेतांबर जो है इसको स्थूलभद्रा ने कंटिन्यू करा था नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में जो फेमाइन आया था उसको भी बेसिकली इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। और यहाँ पर ये वाइट वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर से रिलेटेड जो फॉलो करते हैं जैनिज्म। और एक यहाँ पर अलग सेक्ट है, इसको आपने ध्यान रखना, यपान्य। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वुमेन्स हैं अगर वो जैनिज्म को फॉलो करना चाहती हैं तो वो कौन से सेक्ट को फॉलो करेंगी, यपान्य। ये कौन से सेक्ट के अकॉर्डिंगली वुमेन्स भी जैनिज्म को फॉलो कर सकती हैं, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसको कौन लेकर आए थे, कलासा, और ये श्वेतांबर सेक्ट को ही फॉलो करते थे। इसमें बस वुमेन को अलाउ करा गया था मोक्ष के लिए, मतलब जैनिज्म को फॉलो करने के लिए। अब जैनिज्म में दो जैनिज्म काउंसिल हुई है, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई थी। तो जैनिज्म काउंसिल फर्स्ट कब हुई थी,
300 BC में जब फेमाइन आया था पाटलिपुत्र में, और इस समय जैनिज्म मॉन्क जो हेड थे इस काउंसिल के स्थूल बाहु। और इसमें की पॉइंट क्या था, जो मेन बेसिकली डिवीज़न था दोनों श्वेतांबर और दिगंबर में, इसका कंक्लूज़न मतलब एक तरह से इनको रिजॉल्व करने के लिए ये काउंसिल करी गई थी। और यहाँ पर फिर भी हमें डिवीज़न देखने को मिला था दिगंबर और श्वेतांबर में। सेकंड जो जैनिज्म काउंसिल है 512 AD में हुई थी, लगभग 800 सालों के बाद, वल्लभी गुजरात में। और यहाँ पर हेड कौन थे, देवार्दी श्रमा, ठीक है। और यहाँ पर कंपाइल्ड करा गया था जैनिज्म का जो लिटरेचर वर्क है अंगास एंड उपंगास में। अब लिटरेचर वर्क हम एक बार देख लेते हैं। इनिशियली जो लिटरेचर वर्क है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, लेटर ऑन इसको संस्कृत लैंग्वेज में कंपाइल्ड करा गया। कल्प सूत्रा जैसे कि मैंने आपको बताया भद्रा बाहु के द्वारा लिखी गई थी, 24 तीर्थंकारास की बायोग्राफी है। और अगर हम जैन लिटरेचर वर्क देखें, जो सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर वर्क है वो है पूर्वा, अभी के लिए इसको हम खो चुके हैं। और ये 14 नंबर, ये याद रखना, जैसे हमारे पुराण्स 18 नंबर हैं, उपनिषद 108 हैं, तो ऐसे ही पूर्वा भी पूछे जा सकते हैं कि कितने नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, 14। अंगास जो बेसिकली लेटर ऑन लिखे गए थे 512 के आसपास, यहाँ पर AD आपने लिख लेना है। और इसको 12 अंगास में कंपाइल्ड करा गया था, फिर 12 अंगास को अटैच करा गया था 12 उपंगास से। और अगर कोई मेजर टेक्स्ट बुक आप पढ़ना चाहते हो जैनिज्म के बारे में ज़्यादा जानने को आप इंटरेस्टेड हो या जानना चाहते हो, तो इसमें आप 10 प्रकरणास को कंसिडर कर सकते हैं। और जो जैनिज्म मॉन्क हैं वो अपने जो बेसिकली रूल एंड रेगुलेशन अगर कंसिडर करते हैं तो उसके लिए 6 सूत्रास लिखे गए हैं, 6 सूत्रास, और इनका कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। और मूला सूत्रास बेसिकली क्या है, जो जैनिज्म के सरमन्स हैं, मतलब जो तीर्थंकारास के हमारे सरमन्स हैं, वो उनका कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा 4 मूला सूत्रास में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इमेज ऑफ तीर्थंकारा, ये हमें कहाँ से मिली है, लोहानीपुर कहाँ पर है, पटना में है। और ये बेसिकली हमें बताती है कि मॉडर्न पीरियड में जैनिज्म की इंपॉर्टेंस कितनी थी, मतलब जैनिज्म कितना पीक पर था। हाथी गुम्पा केव्स, यहाँ पर भी हमें प्रमाण मिले हैं। और ये हाथी गुम्पा केव्स कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ पर खारवेला के जो हमें प्रमाण मिले, और यहाँ पर जैनिज्म से रिलेटेड भी हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है। उसके बाद खंडागिरी एंड उदयगिरी टाइगर केव्स, ये भी उड़ीसा में, यहाँ पर भी हमें प्रमाण मिले हैं जैनिज्म से रिलेटेड। मथुरा ग्रेट सेंटर हुआ करता था जैनिज्म आर्ट का, और ये कुषाण पीरियड के समय में, यहाँ पर कुषाण नहीं है, कुषाण पीरियड लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ जैन इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे गुप्ता टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली, मतलब गुप्तास के समय में भी जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रोपगेट कर रहा था। एंड स्टैचू ऑफ बाहुबली, जिसको हम गोमतेश्वरा, ये कहाँ पर है, श्रवण बेलागोला वही पॉइंट है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिब्रेशन किया था। एंड करकाला, यहाँ पर आपको बाहुबली का स्टैचू देखने को मिलेगा। जैन टेम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो माउंट आबू, ये आपने याद रखना है, और एक रनकपुर में है। जैन टावर इन द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन टावर कहाँ पर है, चित्तौड़ में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन केव्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलोरा एंड सनवासला, तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, होपफुली सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।